डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं जरा उनके बारे में देख लेते हैं। और रिटायरमेंट अगर आपने ढंग से कर लिया तो डेथ तो मजाक है, उसको करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। देखिए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो, इसमें भी वही होता है। नंबर दो, यू हैव ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी होता है। नंबर नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी होता है। नंबर चार, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and unwritten off losses भी होता है। इसके बाद क्या होता है, नंबर पांच, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग पीरियड होता है। नंबर छह, पार्टनर्स डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये भी बनाना होता है। जैसे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। और क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप सीख चुके हैं, तो समझ लीजिए ये भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये हम करेंगे आज, ये हम आज की क्लास में करेंगे, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। ये सब हम कर चुके हैं, आप देखेंगे आसानी से। और सुनो, नंबर सात जो होता है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिटायरमेंट में था। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो मतलब इस चैप्टर में हमें दो चीज करनी है सिर्फ, हमें ये कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर इंटरवीनिंग पीरियड और कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा, जहां तक क्वेश्चन आता है ना, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ अ डिसीज पार्टनर, तो जैसे हम क्या करते थे, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करते थे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके, यहाँ लोन में नहीं उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट होता है, एज गुड एज वी हैव डन इन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, यहाँ लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, खत्म। तो डेथ के चैप्टर में आपको सिर्फ दो चीजें सीखनी है मुझसे। एक, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, क्या, ये वाला डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्ट एग्जीक्यूटर उसका लीगल सक्सेसर। भाई पार्टनर मर गया, आपको उसे पेमेंट करनी है, या तो आप भी उसी के पास जाइए, लेकिन आप उसके पास क्यों जाओगे भाई, आप उसके एग्जीक्यूटर को बुलाओगे, भैया ले तेरे पिताजी का, तेरे मम्मी पापा जिसका हिसाब किताब है रख ले, ऐसा कर। एग्जीक्यूटर बोलते हैं क्योंकि उसकी विल उसके नाम पे एग्जीक्यूट होती है, लीगल टर्मिनोलॉजी है इसलिए बोलते हैं उसे। विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन लॉ चलता है, अगर आप हिंदू हैं और मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है। पर जब यूसीसी आ जाएगा तो वो चलेगा, यूनिवर्सल सिविल कोड। एक बात बताऊं आपको, ध्यान से समझना, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी, कोई वेल्थ अनअकाउंटेड, अननोन, अनक्लेम्ड रह जाती है, उसे नेशनल कंज्यूमर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेशनल कंज्यूमर फंड, उससे क्या होता है, देश के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो चलती हैं, अगर ऐसा अनक्लेम्ड रह गया कुछ तो, अनअकाउंटेड रह गया कुछ भी है, ऐसा करके। तो सक्सेसर है तो सक्सेसर आएगा क्लेम करेगा, सक्सेसर नहीं है तो नेशनल वेलफेयर, नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही वो ट्रांसफर हो जाता है पैसा। ठीक है। और अगर फिर भी अगर मान लो रियल मम्मी, रियल पापा, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर वो सब भी नहीं मिलते हैं, तो फिर मैंने बोला ना, अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट उसके लॉ के हिसाब से चलती है कहानियां, और वरना मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से चलेगा, और कुछ दिनों बाद यूसीसी आएगा तो उसके हिसाब से कहानियां चलेंगी, है ना। चलिए, इनमें से पहले वाले टॉपिक को उठाते हैं, और जो पहले वाला टॉपिक है ना, ध्यान से रखना, वो मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बना रखा है,
और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड के एग्जाम में, मेरे स्टूडेंट कर पाए थे, बहुत लोगों ने गड़बड़ करी थी ना। बताता हूँ कैसे, देखिए। चलिए, स्क्रीन देखेंगे, मुझे बताएंगे कैन यू सी दैट और नॉट। नाउ टेल मी, इज इट विजिबल टू यू? सहज, आज फिर नहीं आई हो? बताओ, दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है ये? दिख रहा है। चलिए देखिए, तो अब आ जाइए इसके अगले पेज पर। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर। नाउ फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। क्या होता है इंटरवीनिंग पीरियड? बताइए अश्मित, व्हाट इज इंटरवीनिंग पीरियड? सी, लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का टाइम पीरियड। अकाउंट सेटलमेंट अलग चीज है भाई। लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च, बंदे की डेथ होगी 15 अक्टूबर को, तो मार्च से लेकर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर का पीरियड इंटरवीनिंग कहलाएगा। पेमेंट मान ले जनवरी में जाती है तो वो तो अलग कहानी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सीखेंगे इसके अंदर हम लोग, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, नंबर 8 जो है वो सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो हम बोलेंगे। ठीक है। एक चीज जरा समझना, इससे एक चीज निकल कर आई कि जैसे, सुना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ब्रिटिश लोगों का बनाया हुआ है ना? ब्रिटिश लोगों का बनाया हुआ है। और आपने देखा होगा पहले, आज के जमाने में हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट्स की गवर्निंग या सुपरवाइजरी बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या होता होगा? मुंगड़ा मैं मुंगड़ा, ऐसा गाना गाते हैं क्या? इट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं? फुल फॉर्म तो बैचलर ऑफ लॉ होती है। हाँ, एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है? Who's that? कौन बोला? साहिब बोला, सहज बोला, हाँ। बताओ क्यों बोलते हैं भाई? बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोलते? बार, बार, ऐसे क्यों बोलते हैं बताओ? चलिए मैं बताता हूँ। अभी आप जरा गौर करना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य नहीं, इसका देश बंधु चित्तरंजन दास, ये सारे सारे लोग जो थे ये एडवोकेट हुआ करते थे। और एडवोकेट को ब्रिटिश पीरियड में बैरिस्टर एट लॉ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बैरिस्टर एट लॉ। बैरिस्टर एट लॉ, बैरिस्टर। तो बैरिस्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? बार बनती है। तो ये वो बार नहीं है। ठीक है। वो नाम अभी चलता है। नहीं सोचा था, लेकिन इस बार के बारे में आइडिया नहीं था। एनीवे, चलो, अदर देन योर स्टडीज हमने एक नई चीज सीख ली। और कुछ लोग जैसे वो डॉक्टर ढिल्लन है, वो लॉ सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो होता है ये इस तरह से। और आप देखिएगा हमारा जो कानून है, देखिए, पूरा पूरा का पूरा ब्रिटिश जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करा हुआ है। लेकिन एक बात समझना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कानून के अंदर उनका जो लॉ है वो लास्ट अपडेटेड 2019 में हुआ था। कितना अपडेटेड है? हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉलो करते हैं अभी। 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इतना फॉलो कर रहे हैं। चलो जैसा भी था, ब्रिटिश लोगों ने जो इंडियन लॉ बनाए वो हमें ऑपरेस करने के लिए मॉडिफाई कर दिए। अपने तो वो मॉडिफाई करते चले गए, हमारे वाले को वही रख दिया। ठीक है। आज भी अगर आप नमक बना लेंगे अपने घर में तो आपको जेल हो जाएगी। याद है नमक सत्याग्रह गांधी जी का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी भी, हाँ। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ स्क्रैप करे हैं, ऐसे रिडंडेंट लॉ। कोई भी कर लेगा, कोई खबर कर दे मान लो उस तरह का। बहुत बहुत
रिडेंडेंट लॉज हुआ करते थे वैसे वाले लॉ। चलो जैसे आगे चलते हैं। सुनो, कम टू द पॉइंट नाउ। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड या इंटरवीनिंग पीरियड, ये दो तरह से निकलता है। एक होता है टाइम बेसिस पर और एक होता है टर्नओवर या सेल्स बेसिस पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइम बेसिस। अब जरा समझना, ये येलो करके लिखा ना आपके सामने, इस पर क्वेश्चन बना था बोर्ड के एग्जाम में एक बार। अंडर विच ऑफ द मेथड प्रॉफिट इज एज्यूम्ड टू बी एक्रूड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, टाइम बेसिस पर। टाइम बेसिस पर वो क्वेश्चन बनाया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेथड फॉलो, ऑप्शन पता नहीं कि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसका आंसर यही वाला था। उसका आंसर यही वाला था। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट जो होता है ना, वो हर महीने हर साल हम मानते हैं कि ऑन एन एवरेज 50,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसा होता चलता है, तो तब हम टाइम बेसिस को लगाएंगे इंटरवीनिंग पीरियड की प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। दैट विल गिव यू जस्टिफाइबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू रिटायरिंग ए डिसीज पार्टनर। मान लो आपकी एक साल तो सेल होती है मान लो 10 लाख की, एक साल होती है सिर्फ 2,000 की, किसी दिन होती नहीं है, किसी दिन 1.5 लाख की। ऐसे में आप क्या करेंगे, टाइम बेसिस नहीं लगा पाएंगे आप। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टाइम बेसिस, ये लॉजिक है उसके पीछे। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड दैट लास्ट ईयर का प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स may be taken as a base for determining share of profit of retired deceased partner। इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में करवाया था, आपको करवाया था ना। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स था, फिर उसको इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करा और फिर शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर कैलकुलेट करा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे भी हम। एग्जांपल ए, हम एक एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने पढ़ लेते हैं, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊं। एबीसी पार्टनर थे, ए रिटायर हो गया या डाइड हो गया 30 जून 2021 को। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड that is up to date of death or retirement to be calculated on the basis of 5 years average profit. Last 5 years profit have been provided to you. Calculate share of profit of A up to the date of death and record necessary journal entry in the following cases. दो केस आपके सामने रखे हैं। याद है मैंने पिछली बार बोला था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए तो केस कुछ अलग बन जाता है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना बदले तो क्या केस होता है। बोर्ड के एग्जाम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न बदलने वाले केस बहुत बार आ चुके हैं। इस बार पूरे पूरे चांसेस है कौन सा वाला केस है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, और जैसे लोग ये करेंगे समझ लीजिए 80% बच्चा खराब कर देगा उस क्वेश्चन। दोनों नहीं आते, मतलब रिडंडेंट हो जाता है, एक ही तरीका पूछा जाएगा ना करने के लिए। कैसे करते हैं चले देखते हैं, मैं दोनों केस करके दिखाऊंगा और दोनों केस का लॉजिक भी बताऊंगा आपको कि क्यों करते हैं हम ऐसा। एक केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट करते हैं, रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। और एक केस में हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज क्यों करते हैं, व्हाई कांट यू यूज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा समझिएगा, अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब व्यक्ति की डेथ हुई है, उसका रिटायरमेंट हुआ, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू एबीसी कैपिटल करेंगे अकाउंट। लेकिन अगर वो व्यक्ति 30 जून को मर रहा है, 21 जून को मर रहा है, 15 जून को मरता है, बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च को, तो हमें प्रॉफिट तो देना है उसको, उस प्रॉफिट को जो हमने अभी अर्न ही नहीं किया। और हमें क्या पता कि साल के आखिर में हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ऐसी कंडीशन में हम शब्द यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। अब जरा समझना, अब अगर ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया और ईयर एंड अगर हुआ, तो अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम एंट्री पता क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, एडजस्ट हो गया। और अगर हमारा लॉस हुआ तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपके सिलेबस में ये नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को कैसे खत्म किया जाएगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप 12th के बाद घर नहीं बसाएंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट आपको आगे का मालूम होना चाहिए। कारण क्या होता है, जैसे एक बार एक मीटिंग में एसआरसीसी के प्रिंसिपल के साथ हमारी बात हुई, किसी प्लेटफॉर्म में मिले, तो बोले यार आप टीचर्स लोग ना बच्चों को तैयार करके नहीं भेजते हो। हमने कहा कैसे तैयार करके नहीं भेजते, कह रहे उन्हें पता ही नहीं होता काफी सारे कंसेप्ट। मैंने कहा सर ये बताइए, सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से ये सब काट दिया, और आप लोग ये मान के चलते हो कि बच्चे ये सब पढ़ के आए हैं, तो गैप तो रहेगा ना।
और मैंने कहा हम तो छोटे मोटे मास्टर लोग हैं, आप तो एसआरसीसी एशिया के बेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप सीबीएसई को एक लेटर लिखिए, सिलेबस में अननेसेसरी काट छांट मत करें। कहा क्या यार, बड़ा आदमी छोटे आदमी की आवाज सुनेगा। ठीक है, चला गया, बात निकल गई इधर उधर। गैप होता है, आपको सिलेबस से बहुत रिड्यूस। अब आप जब बीकॉम ऑनर्स करते हैं मान लो, तो क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भयंकर इंटेंसिटी के साथ आता है। एनपीओ आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, रेशो आपने क्या, डाइल्यूटेड रेशोस पढ़ी हुई होती हैं आप लोगों ने। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा होता, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ी नहीं रखा होता। कैश बजट नहीं पढ़ते हो आप, टाइम सीरीज नहीं पढ़ते हो आप। कितनी चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग की कोर आप छोड़ देते हैं क्योंकि सिलेबस में हटा रखी हैं। और वो आता है क्लास में, लेकिन तब तक आप मेच्योर हो जाते हो, कर ही लेते हो किसी न किसी तरह से। और अगर एसआरसी से जा रहे हो तो थोड़ा ऊपर वाले वाले में कुछ ना कुछ तो होगा ना, मैनेज हो जाता है। चलिए देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, निकालिए एवरेज प्रॉफिट क्या निकला आपका, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट फटाफट से। तो मैंने लिखा एवरेज प्रॉफिट, सॉल्यूशन में मैं क्या लिख रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट, और केस वन है ये, दिस इज केस वन। तो कितना निकला, 14,000 प्लस द वैल्यू इज व्हाट, 14 प्लस 18 प्लस कितना, 16,000, और फिर -10,000 एंड 15,000, डिवाइडेड बाई कितना कर रहे हैं हम लोग, 5, व्हाट इज द वैल्यू, 54,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,800 आ गया। अब सुनो ध्यान से, 10,800 हम रखेंगे यहाँ पर। इसमें बंदे की डेथ कब हुई थी बताइए, कब चला गया था वो, देखिए 30 जून। अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, जून पूरा, 3 महीना। ठीक है, इसको हम 3/12 करते हैं जब इंटरवीनिंग पीरियड हो गया। 3/12 क्या हुआ, 1 अप्रैल से लेकर जून, डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसका टाइम पीरियड कंसिडर कर लिया। लोग पता है क्या करते हैं, 10,800 में उसके शेयर से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ टेल मी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, 1/3 करेंगे। नाउ व्हाट आंसर यू विल गेट हियर, जरा 3 से 3 चल गया ना, 12 9 108, 900 रुपए, दैट्स 900 चला गया, निकल गया आंसर 900। क्या जर्नलिटी बनेगी इसकी, इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस काउंट डेबिट टू हु इज द पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से बनेगा, 900 और 900 से क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ऐसे करके खत्म हो गया। वो मैं सिखा रहा हूँ ना, बेटा बता नहीं देना मुझे, पूरा करने दे पहले। दिस इज डन, एंट्री हो गई पूरी, आपका आंसर निकल गया। क्या बोला मैंने आपसे, बंदा मर रहा है जून 30 को, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा March 31 2022 को। वो कहता है कि मैं चला गया, मेरी डेथ हो गई है मान लो, वो बंदा तो नहीं बोलेगा मरने वाला, उसका रिटायरिंग पार्टनर बोलता है मान लो कि मैं जा रहा हूँ, तो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। हमने कहा भाई रुक जा साल के आखिर तक, कहता मैं नहीं रुक सकता, मेरा हिसाब तो आज ही करो। पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि अगर कोई बंदा इन बिटवीन द ईयर जाता है तो पिछले 4 साल का 3 साल का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन करके दे दो। तो आपने कैलकुलेशन कर दी, लेकिन आप उसे प्रॉफिट का शेयर उस प्रॉफिट का दे रहे हो जो आपने अर्न ही नहीं किया। तो साल के आखिर में आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो भी अनसर्टेन है, तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखोगे। और पिछली क्लास में मैंने रीजन बताए थे इसके, पिछली क्लास में जब मैं वो करवा रहा तब रीजन बताए थे, पिछली क्लास में लोग धुआंधार तैयारी कर रहे थे क्या, धड़ाम होने के लिए कर रहे थे ना तैयारी, सही हुआ ना, गुड। चलो अब आप सोचिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर व्हाट, डेथ या रिटायरमेंट। तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ दिखेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है, रियल पर्सनल या नॉमिनल क्या है, नॉमिनल। अच्छा एक बात बता बेटा मुझे, मैं एक बात बताऊं ध्यान से, अगर आज ही बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखेगा, अनरिटर्न ऑफ लॉस की तरह। और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो भी आइटम जाए या लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम जाए, वो या तो रियल होता है या पर्सनल होता है।
नॉमिनल तो जा ही नहीं सकता बैलेंस शीट के अंदर। बताइए चंद्रा बाबू, नहीं जा सकता बैलेंस शीट के अंदर, कभी भी नॉमिनल अकाउंट नहीं जा सकता। आप बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लिखते हैं। अरे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो पर्सनल अकाउंट होता है। एडवांस रेंट पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग किसके नाम पे होगी? कमीशन आउटस्टैंडिंग किसके नाम पे होगा? बंदे के नाम पे, फर्म के नाम पे होगा। तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो अगर इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस, इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट एट डेथ आप बैलेंस शीट बनाएंगे, देखिए जरा क्या लिखा आगे, नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़िए जरा फटाफट से। ये देखिए, साइज दिख रहा है तुम्हें? When the balance sheet is to be prepared immediately after retirement death, then profit and loss suspense account will appear uh, balance sheet as a fictitious assets. बेटा लॉसेस, लॉसेस जो हम राइट ऑफ नहीं करते हैं वो कैपिटल से माइनस होने चाहिए। और कैपिटल से हम ना माइनस करके उठा के कहाँ डालते हैं उन्हें? एसेट साइड में। उसे क्या वो लॉस एग्जिस्ट करता है? और क्या ये एसेट्स है वाकई? क्या इसे बेच के पैसा मिलेगा? वो फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं? any item appearing in balance sheet asset side, any unwritten of loss appearing in balance sheet asset side due to some accounting adjustment, उसे fictitious assets बोलते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे fictitious assets बोलते हैं। होती तो एसेट साइड में है ना ये, पर क्या इसके बदले में पैसा रिकवरी होता है? नहीं। चला गया तो चला गया। बेटा एडवांस एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये डिफरेंस होता है। एडवांस एक्सपेंस कुछ कट के वापस मिल जाएगा, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वापस नहीं मिलेगा। बेटा रियल होती है टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, नॉमिनल सारे प्रॉफिट रेवेन्यू लॉसेस गेन। और पर्सनल अकाउंट जो होता है नेचुरल से रिलेटेड होता है, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। ये बचपन में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है बगैर, ध्यान दो बेटा इधर। अब आप देखिए, इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ अगर बैलेंस शीट बनती है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का नेचर पता क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। करेक्ट, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अच्छा सुनिए, आ जाइए नीचे देखिए अब। नाउ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो आपको अपने एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस की खबर मिल गई। बिफोर यू डिस्ट्रीब्यूट योर एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस टू रिमेनिंग पार्टनर्स, सबसे पहले किसे माइनस करोगे? वो वो जो आपने किसे दिया था? रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को दिया था। क्या? तो क्या एंट्री बन रही है? इफ देयर इज अ प्रॉफिट, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एंड इफ देयर इज अ लॉस तो क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब इसका नेचर क्या बन गया? नॉमिनल बन गया। मतलब कोई भी अमाउंट अगर प्रॉफिट एंड लॉस या अप्रोप्रिएशन के थ्रू जाएगा तो उसका नेचर क्या हो जाता है? नॉमिनल हो जाता है। अब आप इसे क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने प्रॉफिट से उसे चार्ज कर रहे हो। आपने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखा, आपने वो अमाउंट जो अपने डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को या रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया। अब साल का आखिर आ गया, प्रॉफिट निकल आया। प्रॉफिट में से पहले क्या करेंगे? जो हमने डिसीज रिटायर पार्टनर को दिया था वो माइनस करेंगे। तो जैसे और डालेंगे का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। कोई भी आइटम अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू जाएगा क्या कहलाएगा? वो नॉमिनल कहलाएगा। क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को तो खत्म कर रहे हो। अगर प्रॉफिट था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कर रहे हो। और अगर लॉस है, एप्रोप्रिएशन शब्द ही नहीं यूज कर सकते, तो क्या बोल के यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। समझ बेटा, समझ 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 समझ। अगर इंटरवीनिंग पीरियड में प्रॉफिट हुआ तो आप एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू सीज कैपिटल करोगे, एंट्री पहली एंट्री। और एंड ईयर एंड में क्या एंट्री करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। या तो ये करोगे, या अगर आपके पास लॉस हुआ, मतलब साल के आखिर में लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करेंगे। नहीं अलग अलग नहीं करते, कंबाइन। हाँ बेटा ये एंट्री तो पहले कर चुके हो, समझो बात को।
पार्टनर के इंटरवीनिंग पीरियड की प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो है, उस समय प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा मैं। अब सुनो, इंटरवीनिंग पीरियड में क्या हो गया, आपको हो गया लॉस, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? अब योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये बन गया इंटरव्यू, मतलब आपने पार्टनर से देने के बाद वसूली कर ली उससे, ठीक है। लेकिन अब जब ईयर एंड आएगा तो क्या एंट्री करेंगे सबसे पहले? अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री कर लेंगे आप? एप्रोप्रिएशन, ये इसको डेबिट करके एप्रोप्रिएशन। और अरे लॉस थोड़ी है बेटा, वो इसको राइट ऑफ कर रहे हो, इनकम है तुम्हारे लिए अब ये मैं आपको आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बता रहा हूँ। ये सिलेबस में नहीं है कि आपको कैसे करना है उसके साल के आखिर में क्लोज, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद तो ये पार्ट खत्म हुआ, साल के आखिर में कैसे ट्रीट करते हैं वो देखा। अच्छा चलिए देखिए, चलो नोट्स को दोबारा से देखिए एक बार। केस टू देखिए अब आप। व्हेन द रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर गेट चेंज्ड, रेशियो बदल गई अगर, मतलब ए बी सी 1:1:1 थे, सी रिटायर हो गया, डेथ हो गई, अब रेशियो 1:1 रहनी चाहिए ना, लेकिन पार्टनर की रेशियो 3:2 हो गई, 3:2 रेशियो हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए ध्यान से। When the ratio remaining partner get changed, in such a case, gaining partner will compensate to retiring या deceased partner। अब जरा इसका लॉजिक समझिए कि इस कंडीशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस शब्द क्यों नहीं यूज करा। देखना जरा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन रहता है बेटा रेशो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे चेंज हो जाती है, जब पार्टनर डिसाइड करे तब चेंज हो जाएगी। हाँ तो हम साल के बीच वाला केस ही तो कर रहे हैं। ए बी सी पार्टनर थे, रीजन समझो ना यार, रीजन समझ लो, याद रहेगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, रट्टा मत लगाओ। देखिए, क्यों ये रेशो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं? कारण था, जब बंदा रिटायर हुआ या डेथ हुई और आपने रेशो में कोई बदलाव नहीं करा, प्रॉफिट लॉस वही रेशो में चल रहा था जो पुराना, जैसे मान लिया जाए मैं बोलूं यहां पर, तो देखिए यहां पर एबीसी 3 पार्टनर थे और सी की डेथ हो गई या सी रिटायर हो गया, दैट इज योर केस, ठीक है। तो ए बी और सी 3:2:1 की रेशो में ये चला गया भाई साहब, और ए और बी ने अपनी रेशो 3:2 ही रखी, कोई चेंज ही नहीं हुआ। दिस इज देयर न्यू रेशो, दिस इज देयर गेनिंग रेशो, ठीक है। तो उनके रिलेशनशिप में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। फ्यूचर में जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। इनफैक्ट ये और हो जाएगा कि सी का शेयर भी इनको मिल जाएगा। कौन सी रेशो में मिलेगा? इसी रेशो में मिलेगा, इसमें इनकी रेशो नहीं बदलेगी। भाई देखो, सी का शेयर 1/6 है, ये 1/6 इसको मिलेगा, शेयर बी को कौन सी रेशो में मिलेगा? 3:2 में। इनका शेयर तो उतना ही रहेगा, ना किसी को लॉस प्रॉफिट ना किसी को लॉस। ऐसे केस में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू क्या कर देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे, और फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करके उस लॉस को भी राइट ऑफ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अब एक परेशानी होती है, अगर ये फ्यूचर में रेशो 1:1 कर देते हैं तो क्या होगा? कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। अब ऐसे में वो जो अनरिटर्न ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमारे लिए लॉस था, जो हमने सी को दिया था, उसका सेटलमेंट साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करना है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से करना पड़ेगा। तो कौन से रेशो में ये पार्टनर बेयर करेंगे उस लॉस को? 1:1 के रेशो में। लेकिन जब ये हुआ था तब तो रेशो 3:2 थी, तो ऐसे में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का तो इफेक्ट ही नहीं आया। तो इस कंडीशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट ना करके हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर देगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब सी को जो पैसा मिलता है वो कौन देता है फिर? गेनिंग पार्टनर देते हैं। तब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस शब्द को ही हटा देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सबको रखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। आइए देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे कर रखा है। अभी ट्रीटमेंट देखेंगे तो समझ में और अच्छे से चीज आएगी। यहाँ देखिए, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल करी। आप बोले, अभी तो आपने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का,
मैंने बोला था प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को रखेंगे और उसे डाइल्यूट करके खत्म भी करेंगे। तो पहले केस में सिर्फ एक एंट्री होती है, क्या? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और खत्म। दूसरे केस में आप एक एंट्री करेंगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, और फिर एक एंट्री और करेंगे, क्या? वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ होता था, अब वो कौन राइट ऑफ करेगा? गेनिंग पार्टनर करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या बन रही है देखिए, बीस कैपिटल डेबिट, 30 कैपिटल डेबिट, अगर ये गेन करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। और जरा इन दोनों एंट्री को कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट आएगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तब ऐसा होगा। तो याद करिए, शीट का फर्स्ट पेज देखिए जरा, शीट का फर्स्ट पेज दिख रहा है आपको? शीट का फर्स्ट पेज साइज दिख रहा है तुम्हें? राइट हैंड साइड पे मैंने प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ है, दिख रहा है? देख लो अभिषेक, फर्स्ट पेज देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, क्या लिखा है? पहले प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखा हुआ है, फिर और करके नीचे क्या लिखा हुआ है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर इज चेंज्ड। इसलिए दो लिखे थे। उस समय करते समय मैंने बताया था ना, जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तब बताऊंगा उसका रीजन। इसी तरह से अगर इंटरवीनिंग पीरियड में लॉस हो जाए, गो टू डेबिट साइड, क्या लिखा हुआ है? देखो जरा डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है। अभिषेक पहले पेज पे जा बेटा, उसको ध्यान से देख, क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में, या और क्या लिखा हुआ है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब अगर लॉस होगा तो एंट्री फ्लिप हो जाएगी। अभी लॉस वाला क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन वन थोड़ा क्लियर हुआ? बताइए, आपको दोनों केस समझ में आए? ठीक है, चलिए जरा एग्जाम्पल नंबर टू अपने आप करिए। एग्जाम्पल नंबर टू अपने आप करिए। एक्स वाई जेड पार्टनर थे, एक्स जेड ऑन 30th जून, according to the agreement, share of profit for deceased partner for intervening period is to be calculated on average profit of last 5 years, or calculate share of profit of X up to the date of death and record necessary journal entries in the following cases. When the ratio remaining partners doesn't get changed, और अगर रेशियो क्या हो जाए? बदल जाए। ये क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन भी आपके सामने है, लेकिन इससे पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, लुक एट द आंसर नाउ। सुनो भाई, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो तो लॉस निकल आया, लॉस का शेयर 900 निकल आया। केस वन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती है तो आपको एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू एज कैपिटल की जगह एज कैपिटल टू सस्पेंस करनी है। आपको तो रिकवर करना है पार्टनर से। अब अभी बताया था आपको, अभी थोड़ी देर, हाँ कर दी ना, पहला केस खत्म हो गया। दूसरा केस, अगर रेशियो बदल गई तो आपको क्या करनी है? गेनिंग रेशियो निकालनी, जो कि 4:1 निकल आई। तो पहली एंट्री बनेगी वही एज कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। और अब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस की रिकवरी किससे होनी है? अब ये तो कहाँ? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बताओ जरा। रुक जा बेटा, रुक जा। तो एक्स वाई जेड को ठीक कर देते, कौन चला गया? एक्स चला गया ना, वाई जेड करेक्शन कर लीजिए, वाई वाई टू जेड कर लीजिए। चुप रहे, मैं कर दूंगा ठीक। सी इज कैपिटल अकाउंट कर दिया, करेक्शन कर लीजिए सी। यहाँ एक्स गया वाई गया, कौन गया यहाँ से? हाँ तो ठीक है, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और यहाँ कर दिया वाइस कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कितनी थी उनकी? 4:1। तो जो 900 रुपया है उसको किस रेशियो में एडजस्ट कर दिया? हाँ, तो शेयर ऑफ लॉस ऑफ एक्स इज एडजस्टेड, ये करेक्शन हो गया। बोलिए क्या हमें, क्या गड़बड़ करी तुमने इसमें? नहीं नहीं, वो ठीक कर दिया मैंने। अब मैंने नोट्स पे ठीक कर दिया, अब वो आप भी ठीक कर लीजिए। गॉट इट? अच्छा, ऑल्टरनेटिवली कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों एंट्री को कंबाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं लेकिन मत करना। क्योंकि मैं बताता हूँ, सुनो, टीएस ग्रेवाल में आपको, हाँ हाँ, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग वॉइस, दो एंट्री करके चलेगा। एनसीईआरटी में उसी पैटर्न से फॉलो कर रखा है, एनसीईआरटी वाले तरीके को फॉलो कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल 3 करिए जरा आप। कर लिया? ओरल था ये तो, है ना, आंसर दे ही रखा है। एबीसी पार्टनर थे,
A retired and died on 30th June. According to the agreement, share of profit of retired deceased partner for the intervening period is to be calculated on the basis of last year's profit. और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,50,000 है. बड़ा आसान है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 150 अप्रैल मई जून इंटू 3/12 इंटू कितना शेयर उसका 1/3 एंड यू गॉट योर आंसर. ओरल था, कुछ मुश्किल नहीं था. एग्जाम्पल 4 करिए, वो भी आसान है. लास्ट ईयर का लॉस था, लास्ट ईयर का लॉस 3 लाख था. 3 लाख इंटू 3/12 करूंगा इंटू 1/3 करूंगा, आंसर 25,000 आ जाएगा. और ये इसकी एंट्री आपको मालूम है कैसे करना है. ठीक है, जो मरा वो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ऐसा करना. और रेशो बदल जाए तो फिर आप गेन इंटू सेक्रीफाइसिंग का उल्टा पार्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल 5 पे आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है. राम श्याम और त्रिपुरारी, हाँ ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ गया ना. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1/2 1/3 1/6 कर रहे थे, यानी कि 3:2:1 के रेशियो में चल रहे थे. त्रिपुरारी एक्सपायर्ड, ये वीर गति को प्राप्त हुआ, स्वर्गवासी हुआ 31 मई 2021 को. अप्रैल पूरा और मई पूरा, सिर्फ 2 महीने के लिए. मतलब इंटरव्यूनिंग पीरियड कितने महीने का? 2 महीने का. आगे चलते हैं. पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम. भाई त्रिपुरारी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने का मिलेगा? 2 महीने का. टाइम पीरियड टू बी कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है? पहले दिन की शीट बताई थी जो आपको. भाई देखो, नोट्स पे देखिए, आप देख रहे होंगे. बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कब टाइम पीरियड लगेगा कब नहीं लगेगा. तो अपनी शीट का फर्स्ट पेज खोल लीजिए जरा एक बार. क्या दिख रहा है कि टाइम पीरियड कहाँ कहाँ लगना है? अवश्य देखिए. हाँ दिख रहा है कहाँ कहाँ लगना है. पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन लोन पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, सैलरी कमीशन पर. हाँ, इस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन. हाँ बेटा, जहाँ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखा हुआ है ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट. चलो दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ जाइए. अच्छा, त्रिपुरारी टू बी अलाउड सैलरी 18,000 पर एनम. तो क्या त्रिपुरारी को पूरा 18,000 दिए जाएंगे? 2 महीने की सैलरी दी जाएगी. अच्छा, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, his or her heir will receive in addition to the balance of capital सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर्स. एवरेज प्रॉफिट की बात करता है, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट. चलिए आगे जगह देखते हैं. पार्टनर्स कैपिटल राम श्याम और त्रिपुरारी की थी. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कितनी थी? 120 124 80 और 130. फॉर्म फॉलोज फिक्स मेथड. आपको बोला है त्रिपुरारी का शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रिपेयर करिए उसका कैपिटल अकाउंट. सीबीएसई 2005 नोएडा में आया हुआ क्वेश्चन पेपर 5 2015. करिए, इतना सा ट्राई करो. हाँ जी, एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये. लेकिन ये अच्छा, इस क्वेश्चन में पता क्या था? वर्किंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर. बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन. सुनो, जब भी आएगा प्रॉफिट की कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन, सब कुछ दिखानी पड़ेगी करके. आंसर 500 देर का आपको करके दिखाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से. वो आप जानो. इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस कर दो, या हर साल में. बेटा, इंटरेस्ट 2 महीने का तो इंटरवेनिंग पीरियड के लिए लगेगा ना. बाकी सालों में तो पूरे साल का लगेगा, बाकी समय तक तो जिंदा था वो. अरे 20, सुनो बेटा, 20 21 19 20 17 18 में तो जिंदा था वो. अब तो पूरा पूरा इंटरेस्ट देंगे उसे. सुनो, हमें ये मालूम है कि 3 साल बाद मरेगा कोई बंदा? मालूम होता है? तुम तो त्रिकालदर्शी हो भाई, भूत भविष्य पास्ट नहीं मालूम है ना. तो सुनो, 2017 18 तक ईश्वर की दया से हट्टा कट्टा बंदा था वो. और साल उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी पूरी मिली थी. लेकिन बिफोर दिखा रखा है, तो आफ्टर बनाएंगे इसे. फिर 18 19 का भी बिफोर, तो उसको आफ्टर आईओसी सैलरी बनाओगे ना. और कैपिटल फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा और सैलरी भी सेम रहेगी. दिक्कत क्या है?
देखने में भारी लग रहा है बट क्वेश्चन आसान है, कोशिश करिए। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी मैंने आपको सिर्फ टाइम बेसिस के वेरिएशंस दिखा रहा हूँ, फिर हम अगली क्लास में टर्नओवर बेसिस भी लेके चलेंगे और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। कौन सा क्वेश्चन था ये, त्रिपुरारी वाला ना? चलिए, लेट अस सी दिस। बेटा ध्यान दो प्लीज, यहाँ पर हमें बोला है किसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए? त्रिपुरी नहीं है भाई, त्रिपुरारी है। ठीक है, श्री कृष्ण का दूसरा नाम भी है। हाँ, त्रिपुरारी का मतलब तो तीनों लोगों का मालिक। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। श्री कृष्ण का नाम है, सिनोनिम्स है त्रिपुरारी। हाँ, नहीं, सॉरी सॉरी, ये राम का, हाँ राम का सिनोनिम्स है, कृष्ण का नहीं है ये। तुम तो बहुत समृद्ध हो। चलिए, देखें चल। हाँ, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी बताइए त्रिपुरारी का? हाँ, 1 लाख। रुक जा बेटा, रुक जा। और अब हम क्या दे रहे हैं इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखेंगे, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। 1 लाख इंटू 2 अपॉन में कितना, रेट कितना, रेट 12/100 इंटू 2/12 कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, शेयर इन प्रॉफिट, ये निकालना है। चलो कैसे निकलेगा? सैलरी इसको तो निकालेंगे बाद में भी। और सैलरी कितना दे रहे हैं उसको? 18,000 इंटू 3 कैसे में, 2/12 कितना हो जाएगा? 3,000। ऐसे देखेंगे। अब हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, एवरेज प्रॉफिट। किसमें? बेटा मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोल लो थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया जाता है प्रॉफिट पर, है ना? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं अभी। लेकिन सैलरी और कमीशन क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। प्रॉफिट हो ना हो, अगर काम किया तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। और किसका अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? त्रिपुरारी का कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रुक जाइए, त्रिपुरारी, पहले मैं करंट अकाउंट बनाता हूँ, बैलेंस भी हटा देते हैं, फिर मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब ठीक है कैलकुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, सैलरी। सैलरी 18,000 12 महीने के लिए थी, 2 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? 6,000 कौन बोल रहा है ये? अच्छा सुनो बेटा, एवरेज प्रॉफिट लेके चलते हैं जरा। चुप रहो गोलू, चुप रहो, सुनो अब आगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके बताता हूँ आपको। पहला तरीका, सुनो ध्यान से। 124 प्लस 120। रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा। साल कितने दे रखे हैं हमारे पास? बंदा मरा कब है? और पिछले कितने साल बोले हैं उसने? तो लास्ट 3 ईयर में 2021, 18, 19 और 18 है, ये 3 साल चलेंगे। 2020-21, 2019, 20, और तीसरा साल क्या होगा? 2018 और 19, ऐसे चलेगा। इसका प्रॉफिट 124, इसका प्रॉफिट 120, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। चलो देख, इसमें से कितना माइनस करेंगे बताइए। सुनो, हमारी कैपिटल कितनी कितनी थी उसकी? 3 लाख, 2 लाख और एक, रेट कितना इंटरेस्ट का? तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 72,000। माइनस कितना करेंगे? 18,000। क्या वैल्यू आ गई? ये वाला क्या करेंगे? क्या वैल्यू आ गई? हाँ, 30,000। व्हाट अबाउट दिस? अब जरा समझना, अगर मैं मान के चलूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज थे, तो हमारा लॉस के हिसाब से आंसर बनेगा यहाँ पर।
समझ रहे हो? और अगर अप्रोप्रिएशन मान के चलूं तो इतना ही होगा तो जीरो हो जाएगी वैल्यू। क्या करना चाहते हो? चलो चार्ज करके देखते हैं पहले। चार्ज करके देखते हैं तो कितना होना चाहिए। हाँ, हाँ, दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कितना बनेगी वैल्यू अब। 10,000 का लॉस ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है जी। नॉट टेल मी। भाई 3 साल का निकालना है यार। क्वेश्चन तो 3 साल बोल रहे हैं। 4 साल थोड़ी बोल रहा है। क्या बोला क्वेश्चन? 3 साल। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का कितना हो जाएगा बताइए। क्या वैल्यू निकली? 3 और 3 6। 54,000 अपॉन में 3, 18,000 एवरेज प्रॉफिट। शेयर ऑफ त्रिपुरारी क्या होगा? 18,000 इंटू 2/12। पहले इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर त्रिपुरारी का शेयर कितना है भाई? 1/6। तो क्या वैल्यू निकल गया? 500 निकल कर आई। तो अगर जो आंसर के हिसाब से, तो क्या कर दिया फिर, एक नोट लगा देना आपने, इट हैज बीन अज्यूम्ड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो कितना आई वैल्यू इसकी? 500 रुपए वैल्यू आ गई। गॉट इट? हाँ, तो हमने क्या करा, इसे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर सैलरी बनाया ना। कुछ नहीं करते फिर, क्योंकि ये बिफोर था, इसलिए इसे आफ्टर बनाया। कौन सा? 18,000 टू 2/12 इंटू 1/6 भी तो किया। अरे डाउट क्या है? हम बनेंगे, पर मैंने पहले ये बना दिया ना। ठीक करें, फटाफट ठीक करते हैं। इधर देखिए, सैलरी कितने की थी बताइए, व्हाट वाज द सैलरी? ठीक है, चलो टोटल करते हैं कितना आया। 5,500 आया। इस तरफ चले कितना आया? 5,500। इधर लिखेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और अब बनाया आपने नीचे, क्या है नीचे? किसका अकाउंट बनाने के लिए बोला क्वेश्चन में इधर? त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। व्हाट इज बैलेंस बीडी बताइए? 1 लाख। ठीक है। और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या लिखेंगे? त्रिपुरारीज करंट अकाउंट कितना? 5,500। टोटल 1,05,500। और कितना हो गया? 1,05,500। और लिख देंगे क्या? त्रिपुरारीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,05,500। ऐसे। अगर मेथड फिक्स है तो आप क्या करंट अकाउंट के थ्रू नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं? पहले सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में डालेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर लाएंगे, और कैपिटल अकाउंट से कहाँ जाएंगे? एग्जीक्यूटर की तरफ जाएंगे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर कितना हलवा सा, छोटा सा आंसर। दैट वाज योर एग्जांपल नंबर कौन सा? 5। इसी तरह से 6 करेंगे अपने आप। 6 वाले को आप लोग क्या करेंगे? अपने आप करेंगे। और बुक के क्वेश्चन कहाँ पर ये? त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे कैपिटल में? क्यों लिखेंगे बैलेंस? भाई मर गया बंदा, बैलेंस शीट क्यों करेगा? ही हैज गॉन। नरकवासी हो गया ये। चला गया, चला गया। ये बैलेंस शीट कर रहा है। उसकी अस्थियों के साथ साथ बैलेंस भी लेके जाना फिर? नहीं करेंगे ऐसा भाई, चला गया वो। रिटायरमेंट में तो लोन में ट्रांसफर करते हैं। मरे हुए व्यक्ति को क्या श्रद्धांजलि दो बेटा, एग्जीक्यूटिव को पकड़ाओ पैसा उसका। बैलेंस शीट ही चल रहा है, नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है। बुक दिखाइए जरा फटाफट से, दिखाइए। अरे इसी साल की बुक है। ओ, डिस्गस्टिंग। इसका कोई चेंज ही नहीं है। देखिए कौन से क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इसके करने हैं, मतलब कर पाएंगे नहीं, करने हैं बेटा।
लिखते हैं। दूसरा चैप्टर देख लीजिए आप, बता रहा हूँ, सुनो। डेथ में ये सुन लीजिए, 6.29, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। ठीक है, कहां तक क्वेश्चन चल रहे हैं ये? 20, कहां तक चल रहे हैं क्वेश्चन ये? 25 तक, बस सारे हो जाएंगे। वैसे मैं बताऊं, आप कहां तक करना। बाकी हो गया, 24 तक करना। अरे 1 से लेकर 24 तक, इतना करना है। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।